मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में मूल अधिकार के प्रकार हम लोग देख रहे थे, आज उससे मूल अधिकार के जो प्रकार है उससे आगे हम लोग देखेंगे। वह क्या देखेंगे आगे? हम लोग आज देखने वाले हैं क्या? स्वतंत्र अधिकार। गलती से स्वतंत्रता का अधिकार मत पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है स्वतंत्र अधिकार। तो समझते हैं कि स्वतंत्र अधिकार क्या कहता है। क्या कहता है? स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र अधिकार क्या है? इसमें दो बातें निहित है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है पहला? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है अधिकार पाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र अधिकार में दो बात निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार और अधिकार पाने की क्या? स्वतंत्रता। दो बातें निहित है स्वतंत्र अधिकार में। एक है आता है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा आता है अधिकार पाने की स्वतंत्रता। तो हम ये आशा करते होंगे कि जो स्वतंत्र अधिकार में दो बात निहित है, स्वतंत्रता का अधिकार और अधिकार पाने की स्वतंत्रता, यह बात आप लोग का समझ में आ गया। इससे आगे देखते हैं। कहता है 20 क्या कहता है? 20 कहता है अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण। पहले जानते हैं कि अपराध क्या है। अपराध है प्रवृत्त या प्रभावी। ध्यान से सुनिएगा। प्रवृत्त या प्रभावी उल्लंघन करना ही अपराध है। उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध। प्रवृत्त या प्रभावी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जितना भी समझा रहे हैं एक शॉर्ट नोट की तरह है। एक लिखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिएगा तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। क्या महसूस होगा कि अरे ये तो मूल अधिकार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और दिमाग में फिट बैठ रहा है। कहता है क्या? प्रवृत्त या प्रभावी। क्या कहता है? प्रवृत्त या प्रभावी उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध है। किसी व्यक्ति प्रवृत्त या प्रभावी उल्लंघन जब करेगा यही तो अपराध है। यही अपराध है। प्रवृत्त या प्रभावी करना ही अपराध है। उसके बाद आता है दोष सिद्धि का संरक्षण। जैसे भारत देश में दोहरा दंड नहीं है। भारत देश के संविधान के अंदर दोहरा दंड की प्रावधान नहीं है। क्या है? दोहरा दंड की प्रावधान नहीं। दोहरा दंड नहीं है। जैसे दोहरा दंड नहीं है तो दोहरा दंड से आशय क्या है? दोहरा दंड से आशय है एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार उसे दंड दिया जाता है। एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार उसे दंड दिया जाता है, अन्यथा एक से अधिक बार उसे दंड नहीं दिया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाता है, यानी अन्यथा एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाता है। यही कहता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 तो समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे।
किसी व्यक्ति को उसके 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उस व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उस व्यक्ति को, उस नागरिक को या व्यक्ति को, एक आता है टर्म क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं करेगा। किसके आधार पर वंचित नहीं करेगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं करेगा। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है, जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया की अवधारणा है, यह कहाँ से ली गई है? यह बात जापान से ली गई है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है, यह कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई। कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। एक बात और आता है, वह बात क्या है? विधि द्वारा यथोचित प्रक्रिया का अवधारणा, यथोचित प्रक्रिया की विधि द्वारा यथोचित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा यथोचित, विधि द्वारा, अच्छा सुनिएगा, विधि द्वारा यथोचित, सॉरी बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, विधि द्वारा यथोचित, विधि द्वारा यथोचित प्रक्रिया की जो अवधारणा है, कहाँ से ली गई है? अमेरिका। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जैसे यह शब्द हमको पढ़ने में थोड़ा बोली लड़खड़ा रहा है, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यह जापान से ली गई है, और विधि द्वारा यथोचित जो प्रक्रिया है, अमेरिका से ली गई है। यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं करेगा। यही अनुच्छेद 21 का था। तो 21 भी क्लियर हो गया। जैसे हर एक बात को लिखते हैं, मिटाना पड़ता है। क्यों मिटाना पड़ता है? जैसे मेरा जो बोर्ड है, जो उतना बड़ा भी नहीं है कि जो फैल से लिख सके, एक जैसे घिचिर पिचिर हो जाता है एक से अधिक बार लिखने से, इसी चलते मिटाना पड़ता है। उसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्त, एक शब्द आता है गिरफ्तारी से संरक्षण। जो गिरफ्तारी से संरक्षण है, यह 2 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। गिरफ्तारी से जो संरक्षण होता है, कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। थोड़ा सा इनका हम लोग भर लेते हैं। सॉरी, माफी चाहेंगे, थोड़ा हिंदी के लिए था। जैसे देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, एक आता है साधारण गिरफ्तारी,
एक आता है साधारण गिरफ्तारी, एक आता है क्या, साधारण गिरफ्तारी, एक आता है निवारक गिरफ्तारी। इसी को बोलते हैं निवारक निरोध, निवारक निरोध। निवारक गिरफ्तारी को ही बोला जाता है क्या, निवारक निरोध। दो टर्म आता है क्या, एक आता है साधारण गिरफ्तारी और एक आता है निवारक गिरफ्तारी या निवारक निरोध। जैसे आप साधारण गिरफ्तारी होते हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, जो गिरफ्तारी होगा, पहला पॉइंट इसमें है, जो गिरफ्तारी होगा, गिरफ्तारी होगा, गिरफ्तारी होगा उसका कारण बताया जाएगा। जो गिरफ्तारी होगा उसका कारण बताया जाएगा। और गिरफ्तारी जब हो गया, गिरफ्तारी आपको अगर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है। कितने घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे खड़ा करना होता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे खड़ा करना होता है। जो न्यायालय द्वारा कानूनी तौर पर है, जो न्यायालय इसे कानून देगा, जो गिरफ्तारी साधारण गिरफ्तारी होगा यह न्यायालय द्वारा कानूनी तौर पर इसे कानून दिया जाएगा, यानी न्यायालय भी दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा कानूनी तौर पर इसे सजा दिया जाएगा। सबसे पहले साधारण गिरफ्तारी में कौन कौन सा टर्म आता है, पहला ध्यान से सुनिएगा। पहले बात तो गिरफ्तारी जब आप होंगे उसका कारण बताया जाएगा कि किस केस में आपका गिरफ्तारी हुआ है। उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तारी होता है तो 24 घंटा के अंदर उस मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है, किसको, पुलिस प्रशासन को। उसके बाद आता है न्यायालय द्वारा जो कानूनी प्रावधान है, जो न्यायालय उसे व्यक्ति को सजा दे सकती है। ये बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे निवारक निरोध है, निवारक गिरफ्तारी है, आप अपराध किए भी नहीं, आप अपराध, ध्यान सुनिएगा, आप अपराध किए भी नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आपको आशंका को दृष्टि से देखते हुए आपको गिरफ्तार कर लिया। आपको यह शक है कि यह 2 घंटा या 4 घंटा या 2 दिन या 10 दिन के बाद यह कांड करेगा। क्या करेगा, कांड करेगा। शक के आधार पर पुलिस प्रशासन आपके शक के आधार पर आपका गिरफ्तार करता है, तो इसे निवारक निरोध के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें निवारक निरोध के अंतर्गत में इसमें कोई मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसे न्यायालय द्वारा कोई भी प्रक्रिया उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो निवारक निरोध के प्रति कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो इसमें गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यही निवारक निरोध कहता है। बहुत ही खतरनाक केस है यह निवारक निरोध। तो हम ये आशा करते होंगे कि अपराधों से दोषी का संरक्षण, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार और गिरफ्तारी से संरक्षण पूरा डिटेल में हम लोग समझ गए। तो उसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, अनुच्छेद 1 का। अनुच्छेद 1 का क्या कहता है जो हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 का क्या कहता है। सबसे पहले तो पढ़ना है क्या, पहले पढ़िएगा अनुच्छेद 19। क्या पढ़िएगा, अनुच्छेद 19 1 के का। क्या पढ़िएगा, अनुच्छेद 19 1 के का। क्या लिखा हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यह आशय है, जब कोई भी, जैसे भारत देश के अंदर कोई भी मीडिया है, उसे वाक एवं स्वतंत्र की अधिक भूमिका है, यानी बोलने की आज़ादी है। कहीं भी मीडिया पहुंच जाती है, चाहे संसद रहे, लोकसभा रहे या राज्यसभा रहे, वह प्राइम मिनिस्टर ही क्यों न रहे, प्रधानमंत्री ही क्यों न रहे या चीफ मिनिस्टर भी क्यों न रहे, सभी मंत्रियों के पास बोलने के लिए जाता है मीडिया कि आप बोलना चाहेंगे। यानी मीडिया की क्या है, एक तरह से क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी उसे बोलने की आज़ादी है। यही कहता है अनुच्छेद 1 का। उसके बाद आता है अनुच्छेद 1 ख क्या है। अनुच्छेद 1 ख, अनुच्छेद 1 ख कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सार्वजनिक स्थान। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्वक निरायुध करने का अधिकार। सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को निरायुध करने का अधिकार। निरायुध का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी हमको आंदोलन करना है तो सार्वजनिक स्थान पर हम लोग शांतिपूर्वक से बैठेंगे, वहाँ अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे, उससे हम लोग समझेंगे और परखेंगे और बोलेंगे। यही है सार्वजनिक स्थान पर निरायुध करने का अधिकार, यानी ईवीएम है बोलने का अधिकार, लेकिन कहाँ है, सार्वजनिक स्थान पर है। उसके बाद आता है क्या, अनुच्छेद 19 ही रहेगा। 19 का 1 का हो गया, ख हो गया और ग। क्या कहता है, संगम संघ सहकारी समिति की स्वतंत्रता। क्या है, संगम संघ, संगम संघ सहकारी संगम संघ सहकारी समिति की स्वतंत्रता। जो संगम संघ सहकारी समिति है, इसे 97 संविधान संशोधन 2011 में लाया गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 में लाया गया। क्या लाया गया, संगम संघ सहकारी समिति की स्वतंत्रता। और इसे लागू कब करवा दिया गया था, तो लागू करवा दिया गया था 2012 में। लागू कब करवा गया था, 2012 में। किसको लागू करवा दिया गया था, संगम संघ सहकारी समिति का गठन, संगम संघ सहकारी समिति का गठन। यही है अनुच्छेद 1 के का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 1 ग कहता है सार्वजनिक स्थान पर निरायुध करने का अधिकार है। और 19 से 1 ग कहता है संगम संघ सहकारी समिति का गठन, संगम संघ सहकारी समिति की स्वतंत्रता। क्या कहता है, संगम संघ सहकारी समिति की स्वतंत्रता। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, जल्दी फिर आएंगे उसके बाद। ले लिए होंगे। उसके बाद आता है दो अनुच्छेद 19 में ही है, दो अनुच्छेद जो हम लोग देखेंगे।
एक आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 के 4 क्या कहता है? 19 के 4 क्या कहता है? सुनिएगा। संप्रभुता सुखा नहीं। 19:4 क्या कहता है? कहता है क्या? संप्रभुता नागरिक पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है, लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 19:4 कहता है संप्रभुता नागरिक पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। अनुच्छेद क्या कहता है? 19 के 4। एक और अनुच्छेद है क्या? एक आता है अनुच्छेद 19(1)(e)। किसी क्षेत्र के अंदर रहने या बस जाने का अधिकार। किसी क्षेत्र के अंदर रहने या बस जाने का अधिकार। किसी क्षेत्र के अंदर रहने या बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद कितना है? 19(1)(e)। अनुच्छेद 19(1)(e) क्या कहता है? किसी क्षेत्र के अंदर रहने या बस जाने का अधिकार। तो यह था पूरा डिटेल में स्वतंत्र अधिकार 19 से लेकर 22 तक, जो हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग हर एक अनुच्छेद को देखे थे स्वतंत्र अधिकार में। तो आज हम लोग मूल अधिकार के जो प्रकार होता है 7 प्रकार का, 3 प्रकार आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चौथे प्रकार में। वह चौथा प्रकार या तो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार होगा या संवैधानिक उपचार होगा, या हम पे निर्भर करता है कि कौन सा हम क्लास लें, कौन सा टॉपिक पर क्लास लें। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।